नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अखिलेश। एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स पहला चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्या और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं रियल नंबर। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे संख्याओं के बारे में समझेंगे। इसका थ्योरी का पार्ट ये होगा। इसका बाद हम लोग इसका प्रश्नवाली भी हल करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पहले क्या पढ़ना है इस वीडियो में हम देख लेते हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहला तो हम पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या आखिर आया कहाँ से। तो संख्या से शुरू करते हैं। जो दुनिया में सबसे पहले संख्या का निर्माण हुआ, या तो आप कह सकते हो बना, तो लोगों ने सबसे पहले गिनती के संख्या बनाए और वह एक से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? 1, 2, 3, 4, ऐसे करके गिनती के सारे संख्या जहां तक आप गिन सकते हो, अनंत तक आप कह दो, उसको कहा गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इस प्रकार से कौन सा संख्या बना? प्राकृतिक संख्या। लेकिन समय बीता और जीरो का आविष्कार हुआ, यानी खोज हुआ, तो लोगों ने कहा कि एक से पहले भी कोई संख्या है और प्राकृतिक संख्या एक से शुरू हो रहा था और एक के आगे जीरो को लगा दिया गया। अब कहा गया कि ये संख्या का पूर्ण खोज हो गया है और उसे पूर्ण संख्या कहा गया है। यानी प्राकृतिक संख्या के आगे आप जीरो लगा दो, यानी जब एक से शुरू हो रहा था ने, तो अब जीरो से शुरू करोगे गिनना, तो इस संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट आप जहां तक गिन सकते हो, ये संख्या कहलाया पूर्ण संख्या कहलाया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक संख्या देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो जब लेन देन का पद्धति शुरू हुआ, लोगों ने एक दूसरे से काम कार्य के वगैरह वगैरह चीजों में लेन देन का पद्धति शुरू किया, तो लोग घाटे में जाने लगे और घाटे में जाने लगे तो बोला गया ये जो संख्या आया, कौन सा संख्या आया, और उसे माइनस से दिखाया गया। यानी लोगों ने कहा कि पूर्ण संख्या के भी पीछे कोई संख्या है, बाद वाला उधर वाला संख्या है। तो जब जीरो से शुरू हो रहा था और पहले तो एक से शुरू हुआ, 2, 3, 4 ऐसे करके गया, लेकिन उसका बाद जीरो जो पूर्ण संख्या बन गया। लेकिन कहा गया कि जीरो के बाद भी कोई संख्या है, और वह कौन सा संख्या था? तो -1 था, -2, -3, -4 ऐसे डॉट डॉट इधर तक जा सकता है। और इसे कहा गया, ये सारा संख्या को, कि एक पूर्णांक संख्या है। यानी ये कैसा संख्या का निर्माण हुआ? तो पूर्णांक संख्या का निर्माण हो गया, पूर्णांक संख्या। और ये 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप देखेंगे, मैं अभी जो बना रहा हूं उसे संख्या रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्या रेखा। और सभी पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। यहां तक कि वास्तविक संख्या ही वही संख्या है जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उस संख्या को हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या। यानी सभी वास्तविक संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? इस पे प्रदर्शित कर सकते हैं। जो बीच में हम लेंगे संख्या रेखा पर, वह जीरो के लेंगे, जैसे कि ये है, और ये इधर जो चलेंगे वह प्लस वाला संख्या है। आपको नजर कहाँ थे? हम लोग ये पढ़ रहे थे कि कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखा रहे तो उससे आगे क्या लगा रहता है? उसके आगे प्लस लगा रहता है। यानी ये जो संख्या हम लिख रखे हैं, ये क्या है? ये प्लस वाला संख्या, और इसके धन पूर्णांक कहा गया। कौन सा पूर्णांक कहा गया? जैसे कि आप इधर लिखोगे +1 और ऐसे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट तक जाओगे, तो ये जो प्लस वाला संख्या है, तो इसे कहा गया धन पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? धन पूर्णांक। ये कैसा संख्या है? धन पूर्णांक है। जीरो को शून्य पूर्णांक कहा गया। क्या कहा गया? शून्य पूर्णांक। उसका बाद जो माइनस वाला संख्या लिखा हुआ है, मान लो 1 और 2, 3, 4, 5, इसे कहा गया ऋण पूर्णांक। क्या आपको समझ में आ रहा है? 1 मिनट देख लेते हैं वीडियो चालू हुआ या नहीं। जी हाँ, चालू था। तो क्या आपको ये समझ में आया कि आखिर संख्या का निर्माण कैसे हो रहा है? तो धन पूर्णांक पूर्णांक संख्या होते हैं जो 3 प्रकार, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ये जो है जीरो के आप 2 से भागा दो, 2 से भागा दीजिएगा, और भागा देने का बचपन के तरीका भूल जाइए। जैसे कि यहाँ जीरो है और जीरो में हमें 2 से भागा देना है, तो हमें क्या करना होगा? ये नहीं सोचिएगा कि हमें अब कितना पढ़े तुक्का में कि जीरो आ जाए, तो ऐसे भागा नहीं लगता। अब ऐसे करो कि 2 में कितना गुना करे, 2 में कितना
गुना करें कि कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 गुना कर देंगे तो कितना आएगा, गुना होके 0 आएगा। यानी कितना मर्तबे लगाएंगे, 0 मर्तबे। कितना आया, 0 आया। यहाँ क्या हो गया, कट गया। 0 क्या हुआ, 2 से विभाजित हो गया। एक के देख के दीजिए, देख के मतलब भागा दे के देखिए क्या होता है 2 से विभाजित। जी हाँ, नहीं होगा। इसमें कुछ भी आप गुना कर लीजिए, एक नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये नहीं कटा, ये विभाजित नहीं हुआ। 2 कटेगा, जी हाँ कट जाएगा। 3 कटेगा, नहीं कटेगा। और 4 कटेगा, हाँ कट जाएगा। उसी तरह 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा। 7 नहीं, 8 कट जाएगा। इधर आप जाओगे, एक के बाद एक क्या होगा, कट जाएगा। और सेम प्रक्रिया इधर भी, -1 नहीं कटेगा, -2 कट जाएगा। अगर कहोगे कि माइनस में कैसे कटेगा, तो चलो हम देख लेते हैं। -2 हम कितना से भागा लगाएंगे, 2 से। हम क्या कर रहे हैं अभी देखिएगा कि कौन सा संख्या का निर्माण होगा। तो अभी हम 2 से भागा लगाएंगे। अभी क्या कहें भागा देने का तरीका, कि 2 में कितना गुना करें कि -2 आ जाए। तो -1 गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। यानी -1 से लगाएंगे, कितना आएगा, -2 आएगा। हम घटाते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, यानी जो माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये दोनों प्लस माइनस और प्लस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी यहाँ कटम कुटम आ जाएगा। कितना मरतबे, -1 मरतबे। -2 भी क्या हो गया, 2 से विभाजित हो गया। तो इधर वाला भी संख्या एक के बाद एक विभाजित होते जाएगा। देखो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इधर वाला भी एक के बाद एक विभाजित हो रहा है। और ये जो संख्या का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं, सम संख्या। तो क्या आपको पता चला कि सम संख्या क्या है। आगे इसी तरीका से जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हुआ, उसे कह दिया गया विषम संख्या। तो चौथा संख्या का निर्माण क्या हुआ, विषम संख्या। सम संख्या में क्या आएगा, जैसे कि 0, 2, 4, -2, -4 डॉट डॉट। विषम संख्या में क्या आएगा, 1, 3, 4, सॉरी 4 नहीं होगा, 5, -1, -3, -5 डॉट डॉट ये आएगा। अभी तक यहाँ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आगे चलिए पढ़ते हैं कि क्या अब क्या क्या संख्या का निर्माण करना बाकी है। अगर आप देखोगे, अगर आप जानते हैं क्लास 8 में, 9th में, 7th पढ़ के अच्छा से आए होंगे, तो अंक गणित का मूलभूत परिमेय के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, इसी वीडियो के आगे में हम बताएंगे कि अंक गणित का मूलभूत परिमेय आखिर होता क्या है। तो अंक गणित का मूलभूत परिमेय यह कहता है कि किसी भी संख्या को हम उसके गुणनखंड के, बल्कि यह कहता है कि उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है भाई, तो गुणनखंड किसी भी संख्या का वह खंड होता है जो उस संख्या को पूरा पूरी विभाजित कर दे, यानी काट दे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं गुणनखंड। और वैसा गुणनखंड जो अभाज्य संख्या हो, वह अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अगर आपको कुछ अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, आगे वीडियो में बने रहिए, पूरा आपको समझ में आएगा। यानी जैसे हमें 12 का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना होगा, 2 से लगाएंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। फिर से 3 आएगा, फिर से 1 आएगा। यानी 12 का कितना गुणनखंड हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यानी 1, 2, 3, 4 इतना गुणनखंड अभी अभाज्य गुणनखंड। 1 को नहीं लेंगे, सॉरी 1 को ले लो, हम अभी बताएंगे कि क्या लगभग लगभग ये क्या हो गया, इसका गुणनखंडों की संख्या 1 से 2 से क्या हो गया, अधिक हो गया। 2 से क्या हो गया, अधिक हो गया। 12 के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो गया। चलिए 0 और 1 को छोड़ के 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2। 2 से 1 मर्तबे में इसका गुणनखंडों की संख्या कितना आया, 1 और केवल 2, यानी गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 ही आया। 3 को लेते हैं, 3 को क्या होता है, तो 3 से लगेगा 1 आएगा, यानी कितना आया कि 3 बराबर 1 गुने में क्या आ गया, 3, यानी गुणनखंडों की संख्या 2 आया। तो वैसा संख्या जिसका गुणनखंड करने पर गुणनखंडों की संख्या 2 ही आए, और वही दोनों संख्या कौन है, एक तो 1 है, एक तो 1 है और एक खुद है, एक 1 है और एक खुद है, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो वैसे संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो क्या आपको अभाज्य संख्या समझ में आया। थोड़ा सा और बने रहिएगा कि अभाज्य संख्या इस चैप्टर में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में अब आपको समझ में आ गया होगा। तो 5वां संख्या हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या। और इसका 2 परिभाषा हमने बताया, जिसका अधिकतम गुणनखंड कितना हो,
दो ही हो, अधिकतम गुणनखंड कितना हो, दो ही हो, क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। या तो फिर वो जो अधिकतम दो ही गुणनखंड आ रहा है ना, वह क्या है, एक एक है और एक स्वयं है, यानी जो एक से कटे और खुद से कटे तो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो इसका अपोजिट, जिसका अधिकतम गुणनखंड तो कितनों भी हो लेकिन 3 से अधिक हो जाए, मतलब 2 से अधिक हो जाए, क्या हो जाए, 2 से अधिक, जिसका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो जाए, जैसे कि इसका 1 2 3 4 गो हो गया है, तो ये कैसा संख्या है भाई, अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो इस प्रकार से जो छठा संख्या का निर्माण हुआ उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या आपको भाज्य संख्या समझ में आया? आगे आगे पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, या तो फिर आप यहीं से देख लीजिए भाज्य संख्या। अगर आप अभाज्य संख्या अच्छे से समझ गए हैं तो अभाज्य संख्या HCF पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले ये सारे संख्या को देख लीजिए। भिन्न संख्या क्या है, तो पूर्णांकों को अगर आप जैसे कि इसको लिखो, ये सारे क्या है, पूर्णांक है, सारे क्या है, जैसे 2 क्या है, 2/1 के रूप में है, तो ये अंश मान लो और ये हर मान लो, तो क्या एक भिन्न है, जी हाँ, यह एक भिन्न भी संख्या है। कैसा संख्या है, एक भिन्न संख्या। 2/4, 2/4 एक कैसा संख्या है, भिन्न संख्या है। 3/4 ये कैसा संख्या है, भिन्न संख्या है। तो पूर्णांकों के अनुपात में जब लिख देते हैं तो क्या हो जाते हैं, भिन्न संख्या होते हैं। और सारे भिन्न संख्या, सारे पूर्णांक संख्या, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं अभाज्य, भिन्न अभी पढ़े हैं ना, भिन्न। और सारे पूर्णांक, सारे भिन्न क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या अगर पूछे आपको कि क्या होता है, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही होगा, परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए। P/Q के रूप में, P क्या है और Q क्या है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। जहां P भी क्या हो, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या होता है भाई, पूर्णांक देखो तो ये सारा संख्या में कोई संख्या यहाँ हो, और Q भी क्या हो, एक पूर्णांक हो। लेकिन एक डिस्क्लेमर यहाँ यह है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए, 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी पूर्णांक ले लो तो परिमेय कहलाएगा। जी हाँ, जैसे को देखो 4 एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, तो क्या ये परिमेय है, तो हाँ, ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ऐसे ले लो √16 और ले लो 17, क्या ये परिमेय है, तो जी हाँ, ये भी क्या है, परिमेय है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो क्या निकलेगा, पूर्ण वर्ग निकलेगा। यह 4 के है, कितना का है, 4 के है। ये तो क्या होगा, 4/17, 4/17, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आया, जिसे P/Q के रूप में लिख सके, P/Q के रूप में लिख सके, परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। डिस्क्लेमर क्या है बाबू, कि सॉरी बाबू बोल दी, डिस्क्लेमर यह है कि आप Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, यानी जो नीचे रहेगा भिन्न में वह 0 मत लीजिएगा, तभी वह परिमेय कहलाएगा। तो ये है, जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम कहते हैं जिसे P/Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है। तो कैसा संख्या, तो जैसे इसको पहचानने का सबसे बेहतरीन कि वह रूट में रहता है। कैसा रहता है, रूट में, और उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता। जैसे 3 का पूर्ण वर्ग निकालो तो इसका निकलेगा, इसका वर्गमूल निकालो तो पूर्ण वर्ग आएगा, नहीं आएगा। तो ये कैसा संख्या होगा, एक कैसा संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि √4 ले लो, √4 को आप क्या निकाल लोगे, √4 को निकाल लोगे। कैसे कि √4 को आप 2 गुने 2 लिख सकते हो, और रूट के अंदर में जब 2 संख्या जोड़ा में आ जाए तो उसको हम सीधा बाहर करेंगे और रूट डायरेक्ट खत्म, यानी ये कितना हो गया, सिर्फ 2 हो गया। तो ये तक कैसा संख्या था, ये पूर्ण वर्ग वाला था। तो इसका ये परिमेय में आएगा, ये किस में आएगा, परिमेय में आएगा, इसमें आएगा। लेकिन अपरिमेय में जब ये निकलवे न करे, ये यहाँ से निकल ही ना पाए, तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय। आप 3 को निकाल के बताइए तो √3 के √3 ही रहेगा। तो ऐसा संख्या क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और इस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और अगर आप अपरिमेय भी समझ गए तो आप जैसे ये भी ले लो, √7 क्या है, अपरिमेय है।
√13 क्या है? अपरिमेय है। और √15 क्या है? अपरिमेय है। ये सब सारे संख्याएं क्या है? परिमेय है। अब परिमेय में पूछे दो परिमेय है क्या? जी हाँ है। 10 है क्या? हाँ है, क्योंकि ये सारे पूर्णांक है। और परिमेय और अपरिमेय को मिला दे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दे, क्या करे? मिला दे, तो सारे संख्या को मिला के कौन सा संख्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक। परिमेय प्लस अपरिमेय, ये सारे संख्या को, संख्या रेखा यही है और इसी पे प्रदर्शित किया जा सकता है और उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एक बार और शॉर्ट में देखते हैं संख्याओं का खेल। इसको आप समझ गए होंगे तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है आपको। ज्यादा लिखने से अच्छा है कि ज्यादा समझिए और पढ़ते चलिए। कुछ कुछ जो बातें आपको नहीं आता वही कॉपी में नोट करते जाइएगा। आपका एग्जाम में दिमाग ही काम करेगा, कॉपी नोट्स वगैरह तो काम उतना करेगा ही नहीं। तो जैसे कि हमने क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याएं दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं परिमेय संख्या और एक होते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 हो, और जिसे अपरिमेय उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, नहीं लिखा जाए, इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। परिमेय दो तरह का के होते हैं, जैसे कि सारा पूर्णांक क्या है? परिमेय है, और सारा भिन्न भी क्या है? परिमेय है। कोई दिक्कत है आपको? ये पढ़ना था। वास्तविक संख्या दो, परिमेय और अपरिमेय, अब पूर्णांक और भिन्न, ये पढ़ना था आपको। कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब हम लोग HCF निकालेंगे। अंकगणित का जो मूलभूत परिमेय क्या कहता था कि किसी भी संख्या को हम गुणनखंड के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि आप ले लो 10 और उसका बाद एक संख्या ले लो 20। आप 10 के गुणनखंड निकालोगे, कितना आएगा? निकाल कर देखिए। 5, उसका बाद 5 से कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम अंकगणित का मूलभूत परिमेय पढ़ रहे हैं। अंक गणित का परिमेय, अंकगणित का मूलभूत परिमेय यह कहता है कि किसी भी संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? तो इसमें सिर्फ अभाज्य वाला लेना है। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। बताना भूल गए, जो अभाज्य संख्या होता है वह 2 से शुरू होता है और भाज्य संख्या जो होता है वह 4 से शुरू होता है। तो अगर ऐसे आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ऑप्शन 2 मारिएगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो ऑप्शन 4 मारिएगा। अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछ ले तो 0 मारिएगा, या तो फिर जो माइनस में रहे, या ज्यादा वाला चिन्ह, मतलब कि 50 माइनस में रहे और माइनस में 30 रहे, तो आप किसको मारिएगा? तो माइनस के 50 सबसे छोटा होगा ने। हाँ, यही समझाना था आपको। उसका बाद विषम क्या होता है? तो विषम 1 से शुरू होता है। 1 से शुरू ये नहीं होता, ये तो माइनस में भी होते हैं, तो इसका कोई नहीं। सिर्फ भाज्य और अभाज्य का आप देख लीजिएगा। 10 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5। अब 20 के लिखते हैं, इधर निकाल लेते हैं 20 के। कितना आएगा? 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। अभाज्य संख्या इसको लेंगे? नहीं लेंगे, तो 1 2 3, तो ले लो। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 2 बार है तो 2 के 2 पावर दे दो, और गुने 5 एक ही बार है तो 5 के पावर दो या ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसका प्रयोग कहाँ है, हम लोग HCF और LCM निकालना सीखेंगे। तो HCF क्या होता है? जब ऐसे आप कर लोगे, दो संख्या दिया रहेगा और आप ऐसे कर लोगे इतना, तो HCF बराबर क्या होता है? तो HCF बराबर दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या, दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या और छोटी घात वाली संख्या लेना है और उसको गुना कर देना है। जैसे कि दोनों संख्याओं में कॉमन कौन सा संख्या है? अभी हम सूत्र थोड़ा लिखा लेते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, तो कॉमन संख्या का छोटी घात वाला संख्या, छोटी घात वाला संख्या, संख्याओं का
गुणनफल। तो कॉमन संख्या के छोटी घात वाले संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। अगर आप इन दोनों का HCF निकालना चाहिएगा, मान लो ये क्वेश्चन है 10 और 20 है, आप इसका HCF निकालना चाहिएगा तो कैसे निकलेगा? तो अभी हम क्या बताएं कि HCF बराबर क्या होता है? कॉमन संख्या का छोटी घात का गुणनफल। तो इन दोनों में देखो 5 कॉमन है, जी हाँ। सबसे पहले तो दो के देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन छोटा घात किसका है? इसका कि इसका? इसका है। हम क्या बोले? कॉमन संख्या का छोटी घात। तो कॉमन संख्या का छोटी घात लेंगे तो इसका नहीं लेंगे, यानी 2 लेंगे, गुने के गुने लिख देंगे। उसका बाद इसमें 5 है और इसमें 5 है, हाँ। अब देखेंगे सबसे छोटा घात किसका है? इस 5 का कि इस 5 का? तो दोनों का बराबर है, तो बराबर है तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, यानी 5। अब देखिए 5 दूनी 10, यानी 10 और 20 का HCF कितना आ गया? 10 आ गया। क्या आपको HCF निकालना आया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा? हाँ जी हाँ, ऐसे ही निकलेगा HCF। उसका बाद LCM बराबर एक सूत्र होता है, LCM। LCM क्या होता है? तो कॉमन संख्या का बड़ी घात वाला संख्या और बचा संख्या का गुणनफल, बचा संख्या का कॉमन संख्या का छोटी घात, सॉरी, कॉमन संख्या का बड़ी घात वाला संख्या और बचा संख्या का गुणनफल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। तो इन दोनों का LCM कितना होगा भाई? HCF तो आ गया है कितना? HCF आ गया है 10, तो LCM बराबर कितना होगा? LCM बराबर निकाल के देखिए तो कॉमन संख्या का बड़ी घात लेंगे, तो बड़ी घात 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, कॉमन तो है, लेकिन बड़ी घात किसको है? इसका या इसका? नहीं, इसका है, तो 2 के पावर 2 ले लेंगे और गुने है तो गुने। और ये देखो बाकी संख्या, इसका भी ये भी कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन आ रहा है, तो 5 है और ये भी 5। बड़ा घात किसका है? दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई भी ले लेंगे। अब करेंगे 2 गुने 2 गुने 5, यानी कितना आया? 2 दूनी 4 और 4 पचे 20। जो LCM आया 10 और 20 का कितना आया? 20 आया। तो क्या आप LCM निकालना सीखे? ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है और आप इसको आप देख सकते हो और इस तरीका से LCM निकाल सकते हो। बचा संख्या का गुणनफल कहने का मतलब क्या था दोस्तों? जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे आ जाता 3, तो आप यहाँ पे 3 भी गुना कर देते, क्योंकि कॉमन संख्या तो ठीक है बड़ी घात लेंगे, लेकिन इसमें 3 और रहता तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर देते। क्या कर दे? ऐड करके यहाँ गुना करके आंसर लिखते। क्या आपको यह समझ में आया? तो ये था। आगे हम क्या देखेंगे? प्रश्नावली जब हल भी करेंगे तो उस समय भी देखेंगे। ये था HCF और LCM निकालने का विधि। अब HCF और LCM निकल गया तो आप देखिए एक थोड़ा सा और चीज है, सूत्र है, उसको देखिए आप। जैसे कि एक सूत्र क्या है, LCM कितना निकला और HCF दोनों का गुना कर दीजिए तो क्या होता है? HCF गुने LCM गुना कर दीजिए तो क्या होगा? देखिए तो HCF था 10, 10 दे दिए, गुने है तो गुने। LCM कितना था? 20, तो 20 दे दिए। कितना आता है? 10, कितना आएगा? 200 आएगा। कितना आएगा? 200 आया। 200 आया नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इधर बराबर कर दीजिए और जो पहली संख्या इसको मान लो या तो फिर इसको मान लो। मान लिया पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और पहली संख्या को N1 कह दिए और दूसरी संख्या को N2 कह दिए। यानी जो पहली संख्या है 10 है और गुने 20 कर दो, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर दो तो कितना आ रहा है? देखो तो कितना आ रहा है? 10 गुने पहली संख्या दूसरी संख्या N1 गुने N2, यानी 10 गुने 20। कितना आ रहा है दोस्तों? देखिए 20 आ गया, सॉरी 200 आ गया। इधर भी क्या आया था? 200 ही आया था। यानी इसका मतलब क्या है? ये एक सूत्र है, यह एक सूत्र है और इसको सत्यापन करने का कि HCF और LCM जो निकला वह सही है या नहीं है। तो देखो इधर भी 200 और इधर भी 200, यानी HCF गुने LCM बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब इसमें से कोई भी एक ना दिया रहे और 3 दिया रहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ये दिया रहे और ये दोनों दिया रहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई दिया रहे और ये दोनों में से दोनों दिया रहे और इसको निकालना कहे तो आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरीका से यहाँ पे सूत्र बनेगा।
तो सूत्र एक बार और लिख दीजिए, जैसे कि HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने के दूसरी संख्या। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा सिर्फ, तो ये LCM था गुना में, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM। और इससे क्या निकल जाएगा, अगर ये तीनों दिया रहे और HCF निकालना कहे तो निकल जाएगा। LCM बराबर क्या हो जाएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। जैसे LCM बराबर होगा पहली संख्या गुने के दूसरी संख्या बटा के HCF हो जाएगा। ये ऐसे करके अगर इन दोनों को भी निकालना रहे तो पहला संख्या को रोक के दूसरा संख्या में भागा दे दीजिए, और पहला संख्या दूसरा संख्या के रोक के पहला संख्या का भागा। इस तरीका से आप इस तरीका से सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है? एक बार वीडियो देख लेता हूं कि चल रहा है या नहीं। जी हाँ, वीडियो चल रहा था। तो अगर ये समझ में आ गया तो आगे पढ़ना है दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है? अंक गणित का ये मूलभूत परिमेय से निकला। HCF हम भाग विधि से भी निकालना सीखेंगे। अब पढ़ना भाग एलोगिरिदम लेमा, या तो फिर यूक्लिड विभाजन परिमेयका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेयका। इसको नहीं लिखते हैं, आप समझ जाइएगा, आप लिख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयका क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन परिमेयका कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। और ये कहां से आया? तो ये कहां से आया, चलिए इसको देखते हैं। मान लिया जाए कि ये 72 है और ये कितना है, 9 है। 9 ठी 72 कितना आया, कट गया, यानी यहाँ पे कितना आया, 0। तो इसे हम कहते हैं भाजक, सॉरी भाज्य। क्या होता है, भाज्य। और भाज्य को A से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, A से। और इसे कहते हैं भाजक, और भाजक को B से दर्शाते हैं, और इसे कहते हैं भागफल, और इसे हम लोग Q से दर्शाते हैं, और इसे कहते हैं शेषफल, और इसको R से दर्शाते हैं। और यही बचपन वाला सूत्र है कि भागक को सत्यापन करना रहता था कि सही है या नहीं है, तो इसको गुना करके और इसको जोड़ के इतना आना चाहिए। वही फॉर्मूला अभी है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, यह सूत्र होता है। क्या होता है, यह सूत्र होता है। और इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयका। और ये कब काम आएगा, तो यूक्लिड विभाजन परिमेयका के बोलेगा उपयोग करके आप HCF निकालिए। तो जैसे कि आप भाग विधि द्वारा HCF निकालेंगे 10 गुने 20, क्योंकि अभी हम इसी को निकाल लेते हैं, तो कितना से लगाएंगे, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, कट गया। यानी जो ये वाला था आप इसको A मानेंगे। क्या मानेंगे, A मानेंगे। यानी A की जगह पर क्या था, 20 था, बराबर जिससे आप लगा रहे थे तो उसको B मानना है, यानी 10 था। और जो यहाँ पे आया उसको Q मानना है, उसको गुना कर दीजिए। और जो यहाँ पे बचा है उसको आप क्या लिख दीजिए, R, यानी कितना है, 0। और जैसे ही ये 0 आ जाए, जैसे ही R शेषफल 0 आ जाए, तो B जो होता है HCF हो जाता है। क्या होता है, HCF हो जाता है। यानी इसका HCF क्या है, 10। ये तो छोटा सा संख्या था। चलिए हम लोग निकालते हैं 24 और 28 का, तब थोड़ा दूरी तक जाएगा। चलो 28 भाग विधि द्वारा निकालते हैं। इसको बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका के उपयोग करके HCF निकाले। तो बड़े वाले संख्या को आप बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बीच में। और छोटे वाले संख्या को भाग विधि द्वारा अलग पेज में क्या करेंगे, तो भाग विधि द्वारा HCF निकालना शुरू करेंगे। तो कितना मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे। कितना आएगा, 24। 8 में से 4 गया तो 4, ये क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, कट गया। जैसे ही आप इतना करो, तो इसको अभी हम मिटा देते हैं। जैसे ही आप इतना करो तो सबसे पहले लिख दो यहाँ पे, इस सिचुएशन में यहाँ पे A कौन था, तो 28 था, ये वाला था। तो A के सामने लिख दो 28, बराबर है तो बराबर। यहाँ पे B कौन था, तो ये था, तो इसके जगह पर लिख दो। और गुने में, ये दोनों गुना में, तो यहाँ गुने दे दो। और जब यहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे तो Q कौन आया, तो 1 आया। कौन आया, 1। प्लस है तो प्लस दे दो। R कितना आया, 4 आया। तो क्या HCF हम 24 मान लेंगे, नहीं। हम क्या बताए हैं कि HCF तभी निकलेगा जब यहाँ पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी R बराबर 0 आ जाए। तो अभी यहाँ पे और आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे, एक पड़ाव खत्म।
चलो अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे उतारते हैं 24 को उतारते हैं। अब कितना लगेगा, 6 छक 24 यानी 4 छक 24, कट गया ने, कट गया, 4 से 4 खत्म और 2 से 2 खत्म, यानी r बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, r बराबर 0 आ गया। तो इस सिचुएशन में आप क्या लोगे, एक इसको लेना होगा, तो 24 को लेना होगा, तो a बराबर दे दीजिए 24। अब यहाँ इसको इधर ला दीजिए, क्या हो गया, a हो गया। अब यहाँ पे b कौन था, तो b a था, कितना था, 4 था, गुने एक, q को क्या था, 6 था, 6 दे दीजिए, और प्लस है तो प्लस, r बराबर क्या था, 0। और हम क्या बताए हैं कि जब भी r बराबर यहाँ 0 आ जाए तो HCF बराबर b हो जाता है, यानी HCF बराबर 4 आ गया आपका आंसर। इस तरीका से जब आप अलग कॉपी में भाग देना है, मतलब इस तरीका से HCF बनाना, और इस तरीका से आप लिख कर आप एग्जामिनर को दिखा दोगे तो आपको 2 नंबर के 2 नंबर पूरा मिलेगा। और यही क्या था, भाग लोगरिथम लेमा था, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय का था। तो क्या आपको इससे यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके HCF कैसे निकाला जाता है समझ में आया। तो आगे हम लोग के पढ़ना है दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है, दशमलव प्रसार। टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो हम अगला वीडियो में कवर करवा देंगे। नहीं लिखते हैं दशमलव प्रसार, हाँ इसे लिखना पड़ेगा। दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार कोई भी संख्या हो और उसका बट्टा में 10 जैसा ऐसा ऐसा कोई गुना में रहे, तो ऐसा संख्या को क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार। जैसे कि 8 4 6 2 और ऐसे ऐसे लिखा रहे, तो ये इसे आप क्या लगा सकते हो कि 2 अंक के बाद 0 लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 सुनना था, यानी 1 2 आप यहाँ 0 पॉइंट लगा के, मतलब दशमलव लगा के इसे हटा सकते हो। और ऐसा संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या होता है। अब हम ये दशमलव क्यों पढ़ रहे हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दशमलव पर संख्या आप समझ गए क्या होता है। और दशमलव जो प्रसार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार, और अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत तो वैसे होते हैं जिसका जैसे 8/4 लिखा रहे, अब हम इसे भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मर्तबे में, मतलब 2 मर्तबे में कट जाएगा। अब कोई संख्या हो जैसे कि 1 हो और हमें 2 से भाग देना है, तो चलो हम इसको काटते हैं, कितना मर्तबे लगेगा, 2 से भाग देना है, कुछ नहीं तो 0 पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी 0। अब 2 पचे 10, ये हो गया, कट गया, यानी कितना आया, 0.5 आ गया, 0.5। और ऐसा पूछे कैसा दशमलव प्रसार है, तो शांत है। और ऐसा संख्या रहे तो क्या कहेंगे, जो पूरा पूरी कट जाए तो क्या कहेंगे, भागा देने के बाद कहेंगे शांत है। 2 3 दशमलव के बाद 2 3 4 5 6 7 अंक तक जाए और वहां पे देखना कि पूरा पूरी कट जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये संख्या शांत है, कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। और ये भी संख्या क्या था, शांत। तो ऐसा लगा, ऐसा संख्या लिखल रहे 2.4682 और आगे पीछे कुछ ना लगा रहे, ना इधर डॉट डॉट लगा रहे ना इधर रैकरिंग लगा रहे, इसे डॉट दशमलव कहते हैं और इसे रैकरिंग कहते हैं। और ऐसा संख्या ना लगा रहे, ऐसा सिर्फ लिखा रहे, तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। और जो दशमलव प्रसार शांत होते हैं ना, वह संख्या परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। और इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के, एक तो अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती, और एक अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती होता है। ये कैसा संख्या होगा, तो समझिए जब भाग कोई भी संख्या में देंगे तो कोई संख्या रिपीट करना लगे, क्या करना लगे, रिपीट करना लगे बार बार। जैसे कि हम भाग दे और दशमलव के बाद जैसे कि 2 आ गया, 4 6 8 ऐसे, सॉरी 4 2 3 2 1, अब फिर यही संख्या रिपीट करने लगे 4 2 3 2 1, और फिर जब भाग देने तो वही आए 4 2 3 1। तो इस प्रकार से आएगा नहीं, तो हम इसको इतना बड़ा नहीं लिख के हम शॉर्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये संख्या जो है रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी बार बार जो आएगा या तो फिर ऐसे लिखेंगे या तो फिर इस तरीका से लिख देंगे, यानी जो बार बार आएगा वह इस तरीका से आएगा, यानी ये संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको इस तरीका से दिखेगा या तो फिर इसका इस तरीका से दिखेगा। तो ऐसे संख्या जो होगा क्या होगा, रिपीटेशन वाला संख्या अशांत आवर्ती होगा। और पता है अशांत आवर्ती भी परिमेय संख्या होते हैं।
तो मेन पहचान तो यही करना है कि ऐसा कोई संख्या दिखे तो बताना है परिमेय है या अपरिमेय है। तो अब हम पढ़ते हैं कि अनावर्ती संख्या कैसा होता है भाई। तो वैसा संख्या जो दशमलव के बाद कटवे न करे। आप भागा देते देते थक जाओगे, जैसे 0.8426824 कुछ भी आ रहा है कटवे न करे, तो वैसा संख्या अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। और ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। कोई डाउट रहेगा तो आप बोलिएगा, मैं अलग से भी इसका वीडियो बना सकता हूं, लेकिन ये वीडियो लंबा होगा, इसीलिए आपको शॉर्ट में बताने के लिए इतना फास्ट चल रहे हैं। या आप देख रहे हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है, दो प्रकार के शांत और अशांत। शांत वाला परिमेय कहलाएगा, अशांत दो प्रकार के अवर्ती वाला परिमेय कहलाएगा, अनावर्ती वाला अपरिमेय कहलाएगा। कोई दिक्कत है? शांत और अशांत जांचने के लिए हमें एक और नियम पढ़ना होगा। एक सूत्र है, क्या है? वही अभाज्य गुणनखंड वाला। जैसे कि कोई संख्या लिखल रहे यहाँ पे 12, सॉरी, जैसे कि एक सूत्र है, जैसे कि यहाँ पे p बटा ऐसे लिख रहे 2 के पावर n गुने 5 के पावर m। ऐसा कोई संख्या आ जाए, ऐसा कोई संख्या आ जाए जिसका पावर क्या रहे, कुछ भी रहे, लेकिन किसका पावर रहे, 2 के पावर रहना चाहिए, और किसका पावर 3 के पावर रहना चाहिए। तो इस संख्या को हम कहेंगे शांत। जैसे कि आप निकालिए 3/18, 3/18, तो सिर्फ आपको हर जो है, भिन्न का हर है, हर को इसको जांच करना रहेगा कि शांत है या अशांत। तो आप सिर्फ हर को क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 18 को करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 9, अब 3 से कितना आया, 3, यानी 2 गुने 3 के पावर 2 आ गया। आप इसे क्या लिख सकते हो, ऐसे ना लिख के 3/2 गुने 3, या तो फिर इससे कट जाएगा, यानी 1/2 गुने 3। इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, इसका पावर भी 0 है ना। हाँ, तो ये संख्या कैसा संख्या कहलाएगा? क्या इसमें यहाँ पे 5 रहता तो शांत हो जाता, ऐसा रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कोई भिन्न ऐसा रहेगा गुणनखंड करने पर तो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इसमें 3 आ गया, इसीलिए संख्या अशांत है, नहीं है। चलो हम 15 के निकाल के देखते हैं, यानी 3/15 है, तो 15 के गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा, 3 से लगेगा, इसमें भी 3 आ जाएगा, हाँ 3 से लगेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कितना आया, देखिए कितना आया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, सॉरी 3/3 और गुने के 5। अब 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 5। 5 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। यानी इस तरीका से आ जाए। एक तो लिखाना भूल गए, p/2 के पावर n या p/5 के पावर m के रूप पे भी आ जाए ने तो भी क्या होगा, परिमेय। अब इसका शकल कैसा मिल रहा है, इसका जैसा, यानी ऐसा मिल रहा है, इसीलिए ये भी संख्या क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। कोई दिक्कत है, पढ़ते चलिए, कोई डाउट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे आगे। उसका बाद p/q के कोई संख्या ऐसा खोजिए जिसका 21/30 ले लीजिए, सॉरी कॉल आ गया था, 21/30 ले लीजिए। अब 30 को क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अब 30 को गुणनखंड करना है तो कैसे होगा, 2 से लगाइए 15, अब 5 से लगाइए 5, 5 से लगाइए 5, सॉरी 3 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, कितना आएगा 5, है ना। तो कितना आ गया 21 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 3 गुने 5। तो क्या ये संख्या शांत दशमलव है या नहीं है, तो जी हाँ, आप इसको काट भी सकते हैं। तो 3 सते 21, यानी क्या आ गया 7/2 गुने 5। अब ये संख्या आया तो इसका शकल ऐसा मिल रहा है, और ये संख्या क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो इस फार्मूला से शांत और अशांत पकड़ में आया। हाँ, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट और देख लेते हैं, जैसे कि 12 है, और चलिए कोई वैसा संख्या नहीं आ रहा है दिमाग में, 28 ले लेते हैं। अब बट्टा में ये ऊपर दे देते हैं, 7 दे देते हैं, फिर भी कट जाएगा, हमें दे देना है 3 दे देना। चलिए अब 28 के हम क्या करते हैं, 2 से कितना आएगा 14, 2 से कितना आएगा 7 आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 गुने, यानी 2 2 2 गो है, 1 और 2, 2 के पावर 2 गुने यहाँ पे 7 है,
तो क्या यह जो संख्या है इस प्रकार से लिखें, यह शांत है या अशांत है? तो ये था तो ठीक है, लेकिन ये आ गया गुना में, ये अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। और अशांत वाला संख्या क्या कहलाता है? फिर देखना पड़ेगा कि आवर्ती है या अनावर्ती, तो हम बोलेंगे परिमेय है या अपरिमेय। लेकिन ऐसा रहेगा तो शांत और अशांत में ये वाला मेथड काम कर रहा था, परिमेय और अपरिमेय नहीं जाइएगा। तो शांत और अशांत समझ में आया। तो आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे क्या पढ़ना है देख के आइएगा। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। कुछ थोड़ा सा दिक्कतें आई होंगे आज का ये पहले क्लास में, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद रखिए और क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।